एंटम एग्जामिनेशन देख लेते हैं 2017 का। और पहला क्वेश्चन में 10 ऑप्शन में से कोई 5 करने थे, 4-4 नंबर के। तो हमने सारे क्वेश्चन को ही थोड़ा थोड़ा करके समझ लिया है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पहला आता है, व्हाट इज़ वेब इंटेलिजेंस। ये हम पहले भी डिस्कस कर रखे हैं, तो इसको फटाफट कर लेते हैं। जो क्वेश्चन हम यूनिट 1 और 2 के पहले से डिस्कस कर चुके हैं। वेब इंटेलिजेंस रिफर टू द एबिलिटी टू गैदर एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ठीक है, डेटा को एनालाइज करना है, पहले इकट्ठा करना है, फिर एनालाइज करना है अलग अलग सोर्सेज वेब में से, एंड यूज़ द डेटा टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। और जो बिजनेस इंटेलिजेंस है, डिसीजन मेकिंग है, इन सब में हेल्प करना है। उस डेटा का यूज़ करके इन सब में हेल्प होगी। दिस इन्वॉल्व यूजिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज़। तो इस काम को करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी टूल्स भी लगते हैं, जिससे की वजह से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकलती हैं डेटा से। तो ये सब काम वेब इंटेलिजेंस के अंदर आता है। उसके बाद सैप बीओ क्या होता है, सेकंड पार्ट था इसका। बीओ मतलब बिजनेस ऑब्जेक्ट्स। और सैप बीओ इज़ अ सूट ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स एंड एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय सैप। सैप कंपनी है, इन्होंने बिजनेस ऑब्जेक्ट नाम का एक टूल बिल्ड करा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक बिल्ड करा है उसने। तो ऐसे ही बिजनेस ऑब्जेक्ट जो है एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। और इसके अंदर बहुत सारे टूल्स आते हैं, मतलब रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स, डैशबोर्डिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन एंड मोर। ये सब तुम बिजनेस ऑब्जेक्ट्स के अंदर कर सकते हो। इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेक बेटर डिसीजन। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करता है बेटर डिसीजन ले सके, इम्प्रूविंग दैम विद द इंसाइट। जो जो इंसाइट्स चाहिए वो सब प्रोवाइड कर सके। डिज़ाइन स्टूडियो क्या होता है सैप बीओ में, तो सैप बीओ के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो डिज़ाइन स्टूडियो इज़ वन ऑफ देम। इट इज़ अ टूल इन सैप बीओ दैट अलाउ यूज़र टू क्रिएट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। तो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड क्रिएट करता है एंड रिपोर्ट्स यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। तो ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट देखनी है एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर की, तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी उस डैशबोर्ड फॉर्म में देख सकते हैं। इट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ डिज़ाइन टूल्स एंड विजिट्स एंड अलाउज यूज़र टू क्रिएट कस्टम विजुअलाइजेशन एंड लेआउट। तो यूज़र खुद से ही कस्टम विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकता है। डिज़ाइन टूल्स हैं इसमें, विजिट्स हैं, लेआउट डिज़ाइन कर सकता है। सैप बी डब्ल्यू यानी बिजनेस वेयर हाउस। तो ये भी सैप का ही एक प्रोडक्ट है, एक डेटा वेयर हाउस, डेटा मॉडलिंग एप्लीकेशन है डेवलप्ड बाय सैप। और इट इज़ यूज टू कलेक्ट एंड कंसोलिडेट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो सारा डेटा कंसोलिडेट करता है एंड प्रोवाइड यूज़र विद अ सिंगल इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ देयर डेटा। तो जैसा कि बिजनेस वेयर हाउस जो काम करते हैं वो सैप बी डब्ल्यू वही करता है। बिजनेस ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ बी ओ एक्स आई। तो बिजनेस ऑब्जेक्ट 11 इज़ द ओल्डर वर्जन ऑफ सैप बिजनेस ऑब्जेक्ट। तो सैप बी ओ का ही ओल्डर वर्जन है जो कि 2007 में रिलीज़ हुआ था। तो ये भी रेंजेस ऑफ टूल्स हैं इसमें, बी आई टूल्स एंड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग क्रिस्टल रिपोर्ट्स, वेब इंटेलिजेंस एंड मोर। ठीक है, बाकी तुम जो ऊपर हमने डेफिनेशन देखी थी सैप बी ओ की वही लिख सकते हो। तो ये ओल्डर वर्जन है तो कम फैसिलिटीज़ होंगी। सेमेंटिक लेयर क्या होती है? सेमेंटिक लेयर इन सैप बीओ इज़ अ लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट सिट्स बिटवीन डेटाबेस लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। तो सेमेंटिक लेयर एब्स्ट्रैक्शन की लेयर है, वो डेटाबेस और प्रेजेंटेशन लेयर के बीच में काम करती है। इट अलाउज यूज़र टू डिफाइन एंड मैनेज देयर बिजनेस ऑब्जेक्ट। तो यूज़र्स कैपेबल होते हैं अपने बिजनेस ऑब्जेक्ट खुद बना सके, मैनेज कर सके, एंड प्रोवाइड अ वे टू एसेस एंड मैनिपुलेट डेटा। और डेटा को एसेस करना, मैनिपुलेट करना इन अ कंसिस्टेंट एंड मीनिंगफुल वे प्रोवाइड कर सके यूजिंग सेमेंटिक लेयर। तो सेमेंटिक लेयर प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू यूज़र इंटरैक्ट करता है और डेटाबेस लेयर को कनेक्ट करता है। तो इन दोनों के बीच का काम सेमेंटिक लेयर संभालती है। वट इज़ लिंक्ड यूनिवर्स इन बिजनेस ऑब्जेक्ट। तो लिंक्ड यूनिवर्स क्या होता है? इन लिंक्ड यूनिवर्स सैप बीओ इज़ अ वे ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल यूनिवर्स इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड व्यू। तो सारे यूनिवर्स को एक ही व्यू में देखना। इट अलाउज यूज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड दैट स्पैन मल्टीपल डेटा रिसोर्सेज विदाउट हैविंग मैनुअल कंबाइन द डेटा themselves। तो अलग अलग यूनिवर्स यानी फॉर्मेट्स की बात हो रही है, तो उनको उन सभी को एक ही इंटीग्रेटेड व्यू दिखाना और उन सभी मल्टीपल डेटा सोर्सेज के स्पैन को एक साथ कलेक्ट करना, फिर कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट बनाना, ये सैप बीओ का काम है। वट इज़ बिजनेस वेयर हाउस इन सैप। तो अभी बात करी सैप बी डब्ल्यू के बारे में, तो वही अगेन पूछ लिया कि एक सेंट्रल रिपोजिटरी है। वेयर हाउस की जो डेफिनेशन तुमने याद की थी वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि एक सेंट्रल रिपोजिटरी है फॉर स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये प्रोवाइड करते हैं वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टू कंसोलिडेट देयर डेटा इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड व्यू। तो जैसे डेटा वेयर हाउस काम करते हैं, ये एक रिपोजिटरी की तरह डेटा को स्टोर करते हैं जिससे कि एनालाइज हो पाए वो डेटा, और एक कंसोलिडेट करते हैं डेटा को सिंगल इंटीग्रेटेड व्यू में। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बी डब्ल्यू और बी आई। बी डब्ल्यू और बी आई क्या है? बी डब्ल्यू इज़ अ डेटा वेयर हाउस एंड मॉडल एप्लीकेशन। अभी हमने देखा कि बी डब्ल्यू का काम क्या क्या है ऊपर के क्वेश्चंस में। तो डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग एप्लीकेशन है, और बी आई जो है सूट ऑफ टूल्स एंड एप्लीकेशन यूज फॉर रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। तो बी आई क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस से डील करता है। तो ये एक सूट है जिससे कि आप रिपोर्ट, एनालाइज और वो जो डैशबोर्ड वगैरह वो सब था वो हम यहीं पे इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद 10th है, वट इज़ द एक्सप्लेन द वेब इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर एंड क्लियरली आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ डेटाबेस लेयर, सिमेंटिक लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। तो अभी हमने सिमेंटिक लेयर का ऊपर क्वेश्चन भी देखा था कि व्हाट इज सिमेंटिक लेयर, 6th क्वेश्चन था, तो उसी को तीनों को एक्सप्लेन करने का आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वेब इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर में 3 लेयर होती हैं। डेटाबेस लेयर क्या करती है? यहाँ पे सारी डेटाबेस यानी जहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट करा जा सके डेटा, और उनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका एसक्यूएल, ओरेकल, सैप, है ना, इन सब का यूज़ करके होता है। सिमेंटिक लेयर एक सिट्स बिटवीन डेटाबेस एंड प्रेजेंटेशन, और
एब्स्ट्रैक्शन के लिए प्रोवाइड करती है। लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है दैट मेक इट ईजियर टू यूज़र टू एसेस एंड मैनिपुलेट डेटा। तो इसके अंदर क्या क्या जाता है, मेटा डेटा, बिजनेस लॉजिक दैट डिफाइन हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज। फिर प्रेजेंटेशन लेयर होती है। तो दिस लेयर इज़ वेयर यूज़र इंटरेक्ट विद डेटा एंड रिपोर्ट्स। तो प्रेजेंटेशन में क्या है, जहाँ पे यूज़र देखता है, डैशबोर्ड्स आर क्रिएटेड, जहाँ पे डैशबोर्ड बनते हैं। इट इंक्लूड टूल एंड एप्लीकेशन यूज टू क्रिएट, मैनेज एंड शेयर रिपोर्ट्स एंड इट डैशबोर्ड्स। तो यहाँ पे जो भी टूल्स होते हैं जो फिजिकली यूआई में दिखते हैं वो प्रेजेंटेशन लेयर है। और हर लेयर का एक फंक्शन है। डेटाबेस लेयर रॉ डेटा प्रोवाइड करती है। सिमेंटिक लेयर एक वे प्रोवाइड करती है कि ऑर्गेनाइज और एनालाइज कर सके, मैनिपुलेट कर सके डेटा को। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो प्रोवाइड करती है टूल्स फॉर एप्लीकेशन दैट अलाउ यूज टू क्रिएट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। तो कुछ इस तरह से दिखता है ये कि यहाँ पे वेब इंटेलिजेंस रिच क्लाइंट, ऊपर रिपोर्टिंग डैशबोर्ड एड हॉक रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, यानी ये प्रेजेंटेशन का काम है। सिमेंटिक लेयर मिडवे में है, दैट इज़ यूनिवर्स ऑफ आईडीटी यूडीटी। और जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर्स हैं, ये क्वेरी सर्वर्स हैं। तो जिस तरह से कनेक्शन होता है कि हम सैप और नॉन सैप डेटा सोर्सेज जो डेटा वेयर हाउसेज से उनसे कनेक्ट करते हैं हम सिमेंटिक लेयर के थ्रू प्रेजेंटेशन लेयर पे। ठीक है, इसके बाद आता है सैप बोर्ड्स वगैरह क्या होते हैं, तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया, जो हमने ब्रीफ में कुछ क्वेश्चंस करे। क्वेश्चन नंबर 2 था कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सैप बोर्ड्स। तो यहाँ पे 3 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं कंबाइन करके लिखा है 2018 और 17 का। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन समझते हैं। सैप बोर्ड्स का काम क्या है। BOD स्टैंड करता है, BO का मतलब तो बिजनेस ऑब्जेक्ट तुम देख ही लिया, D मतलब डेटा और सर्विसेज, बोर्ड्स। SAP board stands for SAP Business Object Data Services, which is a data integration ETL tool provided by SAP. तो एक ETL टूल है, डेटा इंटीग्रेशन टूल है। SAP boards help organization to have a unified and consistent view of their data. एक कंसिस्टेंटली व्यू कर सकें डेटा को अलग अलग सोर्सेज से, तो हम SAP बोर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। डेटा को अलग अलग सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करना, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसके बाद उसको लोड करना अलग अलग टारगेट्स में, जैसे कि डेटा वेयर हाउसेज, डेटा मार्ट्स और ऑपरेशनल डेटा स्टोर्स। तो ETL तीनों का काम यूज़ हो गया। They provide a graphical user interface that enables user to design, test and deploy data integration job. तो एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि यूज़र इजीली मैनिपुलेट कर पाएँ जो भी अपना काम है, और डिज़ाइन, टेस्ट या डिप्लॉय करने का वो कर सकें। इट कैन हैंडल बोथ बैच एंड रियल टाइम इंटीग्रेशन सिनेरियोज। तो दोनों ही डेटा को हैंडल कर सकते हैं, बैच और रियल टाइम। SAP बोर्ड्स ऑल्सो प्रोवाइड डेटा क्वालिटी फीचर, जैसे कि डेटा प्रोफाइलिंग, डेटा क्लिनजिंग, डेटा इनरिचमेंट। इसके बारे में और एक्सप्लेन करना है तो डेटा प्रोफाइलिंग, क्लिनजिंग और इनरिचमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये हम करेंगे आगे, और भी क्वेश्चन आएंगे उनमें। तो सेकंड पार्ट था, ये सेकंड क्वेश्चन था 6 नंबर का। इसका दूसरा पार्ट 6.5 मार्क्स का था कि वाई गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, eBay, अमेजॉन एक्सेट्रा डिड नॉट यूज़ ट्रेडिशनल डेटाबेस। जस्टिफाई करना है। तो हमारे पास ट्रेडिशनल डेटाबेस में जो जो ड्रॉबैक्स हैं वो सब हम यहाँ लिख सकते हैं, जिससे कि हम जस्टिफाई कर पाएँ। तो गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन ये सब कंपनीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ डेटा ये हर दिन गेन करते हैं, डील करते हैं। एंड ट्रेडिशनल डेटाबेस आर नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इतना अमाउंट ऑफ डेटा। हियर आर सम रीजंस। तो इन कंपनीज़ को ट्रेडिशनल डेटाबेस नहीं यूज़ करना चाहिए। कुछ रीजंस हैं। पहला है स्केलेबिलिटी। ट्रेडिशनल डेटाबेस हैव स्केलेबिलिटी लिमिटेशंस, ये बात सबको पता है। देर आर डिज़ाइन टू हैंडल अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा। लिमिटेड डेटा यूज़ कर सकते हैं। दे कैन नॉट स्केल हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली स्केल भी नहीं हो सकते। इन कॉन्ट्रास्ट बिग डेटा टेक्नोलॉजी जैसे हैडूप हो गया, कैसेंड्रा, मोंगोडीबी, ये स्केल हो सकती है हॉरिजॉन्टली, और पेटाबाइट्स ऑफ डेटा, मतलब टेरा के बाद भी जो आता है पेटा, है ना। कॉस्ट, फिर ट्रेडिशनल डेटाबेस आर एक्सपेंसिव टू स्केल एंड मेंटेन। कॉस्ट की बात भी आ जाती है। ठीक है, स्केल करना, मेंटेन करना ट्रेडिशनल डेटाबेसेस को मुश्किल है। बिग डेटा टेक्नोलॉजीज आर ओपन सोर्स एंड कैन बी डिप्लॉयड ऑन कमोडिटी हार्डवेयर, रिड्यूसिंग ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस कर देता है। परफॉर्मेंस, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज आर डिज़ाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ठीक है, बिग डेटा टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए डिज़ाइन है, विच मीन्स दे कैन प्रोसेस डेटा फास्टर देन ट्रेडिशनल डेटाबेस। तो ट्रेडिशनल से फास्टर परफॉर्मेंस होगी, इससे बढ़िया क्या बात है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज अलाउ कंपनी टू स्टोर एंड एनालाइज डेटा इन वेरियस फॉर्मेट। तो फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि कौन से फॉर्मेट्स हैं डेटा के। तो तुम एक स्ट्रक्चर्ड लिखोगे, फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड, फिर अनस्ट्रक्चर्ड लिखोगे। ट्रेडिशनल डेटाबेस आर लिमिटेड टू स्ट्रक्चर्ड डेटा। ट्रेडिशनल में से स्ट्रक्चर्ड चलता है। रियल टाइम प्रोसेसिंग, बिग डेटा टेक्नोलॉजी जैसे अपाचे, स्टॉर्म, फ्लिंक, स्पार्क स्ट्रीमिंग प्रोवाइड रियल टाइम प्रोसेसिंग। ठीक है, रियल टाइम प्रोसेस होता है। ट्रेडिशनल डेटाबेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो आया था वो 6.5 मार्क्स का था। कॉग्नोस सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, क्वेश्चन पेपर में भी ऐसी स्पेलिंग लिखी हुई थी। कॉग्नोस इज़ अ बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय IBM। IBM ने बनाया है। कोई आइडिया ना हो तो तुमने अभी तक जितना भी BI टूल्स देखे हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर देना, बस इतना याद रखना फैक्ट कि IBM ने बनाया है। दैट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ टूल फॉर रिपोर्टिंग, एनालिसिस, स्कोर कार्डिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ इवेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है, जो IBM ने ये बिजनेस इंटेलिजेंस टूल बनाया है, इस टूल का क्या क्या काम है, रिपोर्टिंग, एनालिसिस, स्कोर कार्डिंग। ये तुम और आंसर में भी डाल सकते हो कि BI टूल्स किस काम आते हैं, तो तुम ये लाइन फिर से लिख सकते हो कि इवेंट्स एंड मैट्रिसेस। इट एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज।
पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट करो, ट्रांसफॉर्म इनटू मीनिंगफुल इंसाइट में ट्रांसफॉर्म करो, उसके बाद शेयर करो इन वेरियस फॉर्मेट्स विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो जिस स्टेक होल्डर को जैसा फॉर्मेट चाहिए उसमें शेयर कर दो। सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म दैट इंक्लूड मॉड्यूल्स फॉर क्वेरी, रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड प्लानिंग। तो ये प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक साथ बहुत सारे काम हो सकते हैं, क्वेरी, रिपोर्ट, एनालिसिस, प्लानिंग का। कॉग्नोस हेल्प करता है इंसाइट गेन करने में एंड मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन। सॉफ्टवेयर इज डिजाइन बाय यूज़र फ्रेंडली, और ऐसा यूज़र फ्रेंडली रखा है। रेंज ऑफ फीचर्स प्रोवाइड करता है, कस्टमर रिपोर्ट, बिल्ड डैशबोर्ड, रियल टाइम काम होता है। इट कैन इंटीग्रेट विद अदर IBM सॉफ्टवेयर। ये जो खास बात होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है तो वो और अपने ही जैसे इंटीग्रेट कर सकता है, सच एज SPSS, वॉटसन एंड अदर डेटा मैनेजमेंट टूल्स। तो ये IBM के अलग प्रोडक्ट्स हैं जो आपस में काम कर सकते हैं। कॉग्नोस सॉफ्टवेयर इज़ वाइडली यूज इन वेरियस इंडस्ट्री, जैसे कि हेल्थ केयर। हाँ, ये लाइनें ज़रूर लिख देना कि अगर भूल जाओ तो। पहला तो तुमने बताना है कि ये बिजनेस इंटेलिजेंस टूल क्या होता है, फर्स्ट पैराग्राफ ये बता रहा है। दूसरा कि IBM जो है वो किस तरह से काम, इसकी खासियत क्या है, इस कॉग्नोस सॉफ्टवेयर की खासियत क्या है IBM के थ्रू, मतलब वो यूज़र फ्रेंडली है, क्या क्या प्रोवाइड करता है चीज़ें, कस्टमर के रियल टाइम डेटा एनालिसिस और इंटीग्रेट भी हो जाता है। फिर तीसरी लाइन है कि कहाँ यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ हेल्थ केयर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल। तो दिस सॉफ्टवेयर इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर देयर परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट विद इट्स एडवांस एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज़। ठीक है, कॉग्नोस हेल्प बिजनेस टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन और ग्रोथ, सक्सेस, ये सब तो होता ही है। अच्छा, हाउ द फॉलोइंग इज अचीव्ड इन बिग डेटा, ये क्वेश्चन था हमारा। इसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, तो 2 पार्ट थे 3-3 मार्क्स की। मैसिव पैरेललिज्म क्या होता है और मैप रिड्यूस पैराडाइम क्या होता है। मैसिव पैरेललिज्म इन बिग डेटा इज अचीव बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द डेटा अक्रॉस मल्टीपल नोड्स। तो डेटा को हम अलग अलग नोड्स में डालेंगे और वो नोड्स के क्लस्टर बनेंगे और फिर उसको प्रोसेस करेंगे पैरेलली। तो बहुत बड़े स्केल में प्रोसेसिंग होती है। तो इट अलाउज फॉर फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट। प्रोसेसिंग अगर फास्ट करनी है, क्योंकि अब एक के बाद एक होगा तो टाइम लग जाएगा, मगर पैरेलली चलेंगे क्लस्टर्स में तो वो बेटर रहेगा। तो द पैरेललिज्म कैन बी अचीव थ्रू वेरियस टेक्निक, जैसे पार्टीशनिंग, शेडिंग, रेप्लिकेशन, ये सब करके हम कर सकते हैं। फिर मैप रिड्यूस पैराडाइम, इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है। एक इज़ अ प्रोग्रामिंग मॉड्यूल यूज टू प्रोसेस लार्ज डेटा सेट इन पैरेलल अक्रॉस अ डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर। तो यहाँ पे मैप रिड्यूस एक तरीका है कि हम मैसिव पैरेललिज्म ला सकें। तो ज़्यादा डेटा सेट है उसको पैरेलली काम करना है, उसको तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर में बनाने का काम करता है मैप रिड्यूस। तो उसके अंदर 2 स्टेजेस आते हैं, मैप और रिड्यूस। मैप स्टेज प्रोसेस डेटा इन पैरेलल, अब डेटा को प्रोसेस करना पैरेलल अक्रॉस द क्लस्टर एंड प्रोड्यूस इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो ये काम करना भी कितना मुश्किल है, क्योंकि लार्ज डेटा सेट है उसको कैसे क्लस्टर्स में लाएंगे। तो मैप का काम ये है कि वो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स लाता है, उसके बाद एग्रीगेट होते हैं वो रिजल्ट्स इन रिड्यूस स्टेट। तो मैप रिड्यूस पैराडाइम बहुत सारी बिग डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में काम आता है, जैसे अपाचे, हैडूप एंड स्पार्क। अगेन नंबरिंग पे मत जाना, हमारा अगला 4th क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिएक्टिव इंटेलिजेंस, प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस एंड वेब इंटेलिजेंस। तो ये पहला पार्ट था 6 नंबर का। उसके बाद LHS को एक्सप्लेन करना, उसकी यूटिलिटी को, वो अगला पार्ट है। तो अभी मैंने यहाँ इसलिए 6 लिख रखा है क्योंकि 2017-18 दोनों ही मिक्स कर रखे हैं। फिलहाल तुम सिर्फ 17 देख रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन रिएक्टिव इंटेलिजेंस, प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस, वेब इंटेलिजेंस जो है वो डिफरेंट अप्रोचेज हैं कि हम डेटा को हैंडल और प्रोसेस कर सकें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो कुछ ब्रीफ बता रखा है। रिएक्टिव इंटेलिजेंस क्या होती है, रिफर टू एन AI सिस्टम और एजेंट दैट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इन रियल टाइम विदाउट एनी इंटरनल मॉडल ऑफ द वर्ड। तो जिस तरह से रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस, वो एक AI सिस्टम या एजेंट का होता है। जैसे हम कोई स्टिमुली होती है रियल टाइम, मतलब जैसे हम किसी चीज़ को टच करते हैं और वो अचानक से रिएक्ट कर जाती है, तो उसको हम कहते हैं स्टिमुली। तो रियल टाइम में अगर कोई काम हो रहा है तो रिएक्टिव इंटेलिजेंस लग रही है। इट रिएक्ट टू इमीडिएट इनपुट एंड आउटपुट बेस्ड ऑन प्रीडिफाइंड रूल्स और पैटर्न। तो यहाँ पे कुछ प्रीडिफाइंड रूल्स हैं, और मगर हर बार आउटपुट नया आएगा तो इनपुट नया आएगा तो उसको ही इमीडिएट रिएक्शन देगा थ्रू आउटपुट। रिएक्टिव सिस्टम लैक मेमोरी और एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ें लैक करती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पिछली बार मैंने ऐसे रिएक्ट करा था तो इस बार ऐसे करूँ, नहीं। वो रिएक्शन जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है, तो कोई पास्ट की कोई मेमोरी नहीं होती। एग्जाम्पल है जैसे सिंपल ऑटोमेशन सिस्टम या बेसिक डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम। ऑटोमेशन सिस्टम हो गया या डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम हो गई, वो एक स्पेसिफिक ट्रिगर के साथ अलग से काम करेगी। छोटा सा एग्जांपल है कि वो जो क्लीनर होता है, फ्लोर क्लीनर, तो वो डायरेक्शन हर बार उसकी रैंडम डायरेक्शन होती है। ठीक है। प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस की बात करें तो प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस इन्वॉल्व यूजिंग डेटा एंड एल्गोरिदम टू मेक प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर आउटकम एंड इवेंट। तो यहाँ पे हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं फ्यूचर में जो होने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा और पैटर्न्स का काम आता है कि जिससे कि फ्यूचर फॉरकास्ट हो पाए। मशीन लर्निंग मॉडल, स्टैटिस्टिकल टेक्निक एंड डेटा माइनिंग आर कॉमनली यूज्ड इन प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो होती हैं ये प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस में काम आती हैं। ठीक है, तो यहाँ फॉरकास्ट कर रहे हैं, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन और रिकमेंडेशन सिस्टम, ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स में रिकमेंडेशन सिस्टम जो होता है कि प्रीवियस बायर ने फ्रिज के साथ लैपटॉप खरीदा, तो ऐसे करके कुछ। वेब इंटेलिजेंस हम मेनली यहाँ पे बात करेंगे। मतलब अच्छी बात ये है कि हमें वेब इंटेलिजेंस
के अलावा रिएक्टिव और प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस भी होती है। वेब इंटेलिजेंस मतलब एक सब फील्ड है एआई की जो फोकस करती है एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज, बिग डेटा, यानी नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और वेब डेटा के इंसाइट्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, एनएलपी, इन सब चीज़ों का यूज़ हो जाता है, यूज़र बिहेवियर, इंटरेक्शन सब। WI एम्स टू इम्प्रूव वेब सर्च बढ़िया हो जाए, पर्सनलाइज कंटेंट डिलीवरी हो, सेंटीमेंट एनालिसिस हो, यानी सब चीज़ें लग रही हैं, प्रिडिक्ट, रिएक्ट सब लग रहा है। यूज़र एक्सपीरियंस, जैसे कि सर्च इंजन गूगल, तो गूगल तुम्हें एक पर्टिकुलर सर्च पे जो चीज़ें दिखाएगा, क्या पता मुझे एग्जैक्टली उसी सर्च पे ना दिखाए, तो वो पर्सनलाइज हो जाती है कंटेंट डिलीवरी। फिर है पर्सनलाइज कंटेंट सजेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एडवर्टीजमेंट्स, चैटबॉट्स, ये सब। तो रिएक्टिव इंटेलिजेंस फोकस होती है इमीडिएट रिस्पॉन्स पे बिना लर्निंग और मेमोरी के, ठीक है। प्रोडक्टिव इंटेलिजेंस डील करती है फॉरकास्टिंग फ्यूचर बेस्ड ऑन डेटा, और वेब इंटेलिजेंस डील करती है एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेब रिलेटेड डेटा। अब हर अप्रोच अलग अलग पर्पज़ है और हर किसी का अपना अपना यूज़ है एआई एप्लीकेशंस में। एक्सप्लेन लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग। ये लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग और मैप रेडियूस, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत, तो आने के चांसेस रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था 6.5 मार्क्स का, उसकी यूटिलिटीज़ भी साथ में पूछी थी, तो बड़ा क्वेश्चन बन गया था। तो लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग एक टेक्निक है कंप्यूटर साइंस में, डेटा माइनिंग में, टू अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट नेबर सर्च एफिशिएंटली, ठीक है। नियरेस्ट नेबर सर्च को एफिशिएंटली अप्रॉक्सीमेट करना है। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल एंड डीलिंग विद हाई डायमेंशनल डेटा और लार्ज डेटा सेट। पहली बात, तुम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, ये बात समझ में आती है। दूसरा, हम हाई डेटा के साथ डील कर रहे हैं। LHS aim to hash data points in such a way that similar points are more likely to end up in the same bucket और hash bins। सिमिलर पॉइंट्स जो हैं वो सेम बकेट की और पॉइंट करेंगे, मेकिंग इट ईजियर टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। ये कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि तुम नेट पे सर्च कर रहे हो कि तुम्हारी लोकेलिटी का नाम, उसके बाद वहाँ पे कोई हॉस्पिटल सर्च कर रहे हो, मगर वहाँ पे कोई और अपनी लोकेलिटी का नाम हॉस्पिटल सर्च कर रहा है, तो दोनों को सेम रिजल्ट आ सकता है क्योंकि आस पास की लोकेलिटीज़ हैं, है ना। तो इस चीज़ों का ध्यान रख के लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग होती है। हैशिंग, LHS प्रोवाइड हैश फंक्शन टू डेटा पॉइंट्स मैपिंग देम इनटू हैश कोड और बकेट। तो हैशिंग जो होता है वो मैप करते हैं हैश कोड्स को, डेटा पॉइंट्स को मैप करते हैं हैश कोड के साथ। लोकेलिटी सेंसिटिविटी यानी सिमिलर डेटा पॉइंट्स आर मोर लाइकली टू बी मैप टू सेम बकेट। तो जो ऑलमोस्ट सिमिलर जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको एक ही बकेट को मैप कर देते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट नेबर्स ईजी हो जाए, ठीक है। ट्रेड ऑफ, LHS इंट्रोड्यूस अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिकॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ट्रू नियरेस्ट नेबर्स एंड प्रिसीजन्स। ठीक है, काफ़ी गूगल मैप्स में यूज़ होता है कि ट्रेड ऑफ का यूज़ कर सकें बिटवीन रिकॉल्स, कि जो ट्रू नियरेस्ट नेबर है उसको फाइंड करना है और प्रिसाइज भी रहना चाहिए, ठीक है। जो होता है शॉर्टेस्ट वे, कोई ईजीएस्ट वे ढूंढना चाह रहा है, कोई शॉर्टेस्ट ढूंढना चाह रहा है। अब यूटिलिटीज़ था अगला क्वेश्चन। सो पहला आ जाता है नियरेस्ट नेबर सर्च। LHS इज़ हाईली एफिशिएंट फॉर अप्रॉक्सीमेटिंग नियरेस्ट नेबर। तो नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट करने में, जब कि हाई डायमेंशनल डेटा सेट में बहुत परफेक्ट काम करता है, एफिशिएंट काम करता है, टू रिड्यूस द कॉम्पिटिशनल कॉस्ट एंड कंपेयर एग्जैक्ट मेथड लाइक लीनियर सर्च एंड ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। तो इन चीज़ों के साथ कंपेयर कर सकते, मतलब इनसे बेटर कंप्यूटेशनल कॉस्ट है, ठीक है, रिड्यूस करता है। सिमिलैरिटी सर्च, LHS इज़ यूजफुल फॉर फाइंडिंग सिमिलर आइटम इन रिकमेंडेशन सिस्टम। कंटेंट बेस्ड सर्च एंड इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल टास्क। तो जो सिमिलैरिटी सर्च होती है उसमें भी LHS इफेक्टिव काम करता है। क्लस्टरिंग में LHS कैन बी अप्लाइड इन क्लस्टरिंग सिमिलर डेटा पॉइंट्स एफिशिएंटली, ठीक है। तो LHS जो है वो हम क्लस्टर करेंगे जब सिमिलर डेटा पॉइंट्स को, तो LHS काम आएगा एज इट ग्रुप्स पॉइंट्स विद सिमिलर हैश कोड, उनको सिमिलर क्लस्टर में डाल देगा। हाई डायमेंशनल डेटा के साथ तो काम आएगा ही, क्योंकि हैंडल करना है हाई डायमेंशनल डेटा को LHS का काम है। वेयर ट्रेडिशनल डिस्टेंस मैट्रिक्स में बिकम लेस इफेक्टिव। जो डिस्टेंस मैट्रिसेस होती हैं वो कम इफेक्टिव रह जाती हैं हाई डायमेंशन में, मगर बिकम लेस इफेक्टिव ड्यू टू कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। डायमेंशनैलिटी की वजह से ये हाई डायमेंशनल डेटा पे बेटर काम कर रहा है। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, LHS कैन बी सीन एज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक, क्योंकि वो मैप करता है हाई डायमेंशनल डेटा पॉइंट्स को लोअर डायमेंशनल हैश कोड में, तो एक तरह से डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का काम होता है, तभी ये बेटर रिजल्ट्स लाता है। स्केलेबिलिटी, LHS इज हाईली स्केलेबल एंड सूटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट। ज़्यादा डेटा सेट के लिए सूटेबल है, तो स्केलेबल ज़्यादा है, मेकिंग इट एप्लीकेबल इन बिग डेटा इन रियल टाइम सिस्टम। प्राइवेसी प्रिजर्वेशन, ठीक है। LHS can be used in privacy preserving techniques like secure multi-party computation to approximate result without revealing sensitive information। तो जो मल्टी पार्टी कम्पिटिशन्स होती हैं उनको अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट भी आता है बिना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को दिखाए हुए कि जैसे बीच में और कितनी पार्टीज़ हैं उनका शेयर किया जा रहा है, ये सब बिना करे तुम्हें प्राइवेसी प्रिजर्वेशन देता है। लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग एक पावरफुल टेक्निक है, एक एफिशिएंट वे है डेटा रिट्रीवल का हाई डायमेंशनल स्पेस में, मेकिंग इट अ वैल्यूएबल टूल। तो लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग एक वैल्यूएबल टूल है डेफिनेटली। कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हो गया फोर्थ का बी। अब एक फिफ्थ क्वेश्चन आया था ये वाला, व्हाट इज़ डैम्पिंग पैरामीटर, ठीक है, विद रेफरेंस टू पेज रैंक सर्चिंग। तो डैम्पिंग पैरामीटर क्या होता है इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑफ पेज रैंक के कॉन्टेक्स्ट में डैम्पिंग पैरामीटर यूज टू डिनोट एज डी से डिनोट करते हैं, क्रूशियल फैक्टर है डिटरमाइनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ यूज़र कंटिन्यूइंग टू फॉलो लिंक्स ऑन द वेब पेज। तो वेब पेज पे जो लिंक्स होते हैं उनको फॉलो करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करता है डी।
rather than jumping to a completely different page, या किसी और पेज पे चला जाएगा. तो पेज रैंक इज़ द एल्गोरिथम यूज बाय गूगल टू रैंक वेब पेजेस इन सर्च रिजल्ट बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस. तो उनकी रिलेवेंस और इंपॉर्टेंस को देख के रैंकिंग करी जाती है. तो डैम्पिंग पैरामीटर इज़ सेट टू अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1. तो ये 0 और 1 के बीच में वैल्यू रहती है. टिपिकली 0.85 सेट करते हैं, विच मीन्स कि 85% चांस है कि यूज़र विल कंटिन्यू टू फॉलो लिंक्स ऑन द करंट पेज, एंड 15% चांस है कि वो जंप करेगा रैंडम पेजेस पे, वेब पेजेस पे. तो डैम्पिंग पैरामीटर इज एसेंशियली टू प्रिवेंट इशूज़ लाइक डेड एंड्स या स्पाइडर ट्रैप. इन सब इशूज़ से डील करता है वेयर अ यूज़र गेट स्टक इन अ लूप एंड कैन नॉट नेविगेट टू अदर पार्ट्स ऑफ द वेब. तो यूज़र एक लूप में फंस जाता है, वो जिस लिंक को रेफर करा गया है वो नहीं जा पा रहा, होम पेज पे ही आ जा रहा है. तो बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डैम्पिंग फैक्टर एल्गोरिथम इंश्योर कि देयर इज अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडमली जंपिंग टू अदर पेजेस. ठीक है. तो डैम्पिंग फैक्टर का यूज़ करके एल्गोरिथम इंश्योर करते हैं कि कम प्रोबेबिलिटी निकले कि हम रैंडम पेजेस पे जंप करें. वेयर ब्रेक्स द साइकिल एंड अलाउ यूज़र टू एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट ऑफ द वेब. और यूज़र डेफिनेटली फ्रीली एक्सप्लोर कर पाए वेब को. पेज रैंक इक्वेशन विद द डैम्पिंग फैक्टर इज गिवन बाय PRA इज इक्वल्स टू 1 - D इंटू D प्लस D इंटू सम ऑफ PRI और CI. अब ये जो इक्वेशन है लिखना ज़रूरी नहीं है, बस एक फैक्ट है. फॉर ऑल पेज आई लिंकिंग टू पेज ए. ये जो पेज आई और ए को लिंक कर रहे हैं, पेज ए एक लिंक है, मतलब पेज आई अलग पेजेस हैं, पेज ए अलग पेजेस हैं, इन दोनों को लिंक करने का काम ये फार्मूला कर रहा है. PRA रिप्रेजेंट करता है पेज रैंक स्कोर ऑफ पेज ए. ये पेज ए की रैंक का स्कोर PRA डिफाइन करता है. D डैम्पिंग फैक्टर है. PRI डिफाइन करता है इज अ पेज रैंक स्कोर ऑफ PI, एंड CI इज़ द नंबर ऑफ आउटबाउंड्स लिंक फ्रॉम PI. तो जो आउटबाउंड्स लिंक हैं, यानी एक पेज के अंदर और बाहर कितने लिंक जा रहे हैं, वो चीज़ों को डिटरमाइन करता है. तो यहाँ हुआ क्या है कि सम ऑफ PI बाय CI करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे D से प्लस 1 - D. तो इससे हमारी पेज रैंक की स्कोर निकल जाएगी. अगेन बोल रहा हूँ, फॉर्मूला जरूरी नहीं है तुम्हें याद हो, बस तुम ऊपर के फैक्ट्स लिख सकते हो कि 0.85 मतलब 85% चांसेस है कि यूज़र कंटिन्यू करेगा. तो बाय इंक्लूडिंग द डैम्पिंग फैक्टर पेज रैंक प्रोड्यूसेस मोर एक्यूरेट एंड रिलेवेंट रिजल्ट. तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट लाता है, रिफ्लेक्टिंग द ट्रू इंपॉर्टेंस ऑफ वेब पेजेस. तो डैम्पिंग फैक्टर को इंट्रोड्यूस करके हम पेज रैंक के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट वेब पेजेस को ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, इंश्योरिंग बेटर यूज़र एक्सपीरियंस ड्यूरिंग वेब सर्चिंग. बी पार्ट था ये एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ एनी पेज रैंक सर्च एल्गोरिथम. ठीक है. ये असल में मतलब ये दोनों कंप्राइज होते हैं 6 नंबर के. मैंने इनको अलग अलग करके ले लिया कि हम अच्छे से समझ सकें. ठीक है. तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ये ऊपर वाला 4, नीचे वाला 2 है. और कुछ चीज़ें जो है कि एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ एनी पेज रैंक सर्च एल्गोरिथम. तो क्या फंक्शनैलिटी है, जैसे गूगल में होता है टू रैंक अ पेज वेबसाइट बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस. तो हम रैंक करते हैं इंपॉर्टेंस के बेसिस पे. एल्गोरिथम असाइन अ न्यूमेरिकल स्कोर असाइन करती है, जिसको हम पेज रैंक कहते हैं हर एक वेब पेज को, जो कि एक ऑथराइज वेब पेज है, यानी पॉपुलर वेब पेज है. पेजेस विद हायर पेज रैंक आर कंसिडर मोर इंपॉर्टेंट. जिनकी रैंक ज़्यादा है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, लाइकली टू अपीयर हायर इन सर्च रिजल्ट. तो हियर इज हाउ पेज रैंक एल्गोरिथम वर्क. पहला है लिंक एनालिसिस. ठीक है. लिंक एनालिसिस क्या होता है? पेज रैंक इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट अ वेब पेज इंपॉर्टेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ लिंक. तो अगर क्वालिटी लिंक लगाओगे, इसको कहते हैं बैक लिंक्स वगैरह डालना. पेज विद मोर इनकमिंग लिंक्स फ्रॉम द अदर रिप्यूटेड एंड हायर रैंकिंग पेजेस आर कंसिडर मोर वैल्यूएबल. ठीक है. तो जैसे तुमने किसी ने तुम्हारे ब्लॉग का रेफरेंस लगाया, तो वो एक बढ़िया चीज़ है. तो ये तुम्हारी रेपुटेशन बढ़ा रहा है. डैम्पिंग फैक्टर बात हो चुकी है. मेंशन अर्लियर द एल्गोरिथम यूज अ डैम्पिंग फैक्टर यूजुअली सेट टू 0.85 टू मॉडल द बिहेवियर ऑफ यूज़र. ठीक है. और अगर देर इज़ अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी द यूज़र विल रैंडमली जंप टू एनी अदर पेज. ठीक है. फिर आइटरेटिव प्रोसेस क्या है? पेज रैंक कैलकुलेशन इन एन आइटरेटिव प्रोसेस. इनिशियली ऑल वेब पेजेस आर असाइंड इक्वल पेज रैंक्स को. इनिशियली सबको एक जैसा मिलता है, और देन इन ईच आइटरेशन एल्गोरिथम अपडेट द पेज रैंक स्कोर. हर आइटरेशन में स्कोर बढ़ाती हैं ऑन द लिंक स्ट्रक्चर ऑफ द वेब. दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल पेज स्कोर कन्वर्ट्स टू स्टेबल वैल्यूज़. जब तक एक स्टेबल वैल्यूज़ नहीं आ जाती तब तक ये चलता रहता है. फिर एक कैलकुलेशन ऑफ पेज रैंक स्कोर ऑफ वेब पेज इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग पेज स्कोर ऑफ द पेज लिंकिंग टू इट. ठीक है. पेज रैंक स्कोर निकाला जाता है, और ये वोटिंग पावर के बेसिस पे है. द एल्गोरिथम कंसीडर द क्वालिटी एंड रिलेवेंस ऑफ द इनकमिंग लिंक. सो लिंक्स फ्रॉम हायर रैंकिंग पेज कंट्रीब्यूट्स मोर टू द पेज रैंक. ये हाई रैंकिंग पेज के अगर लिंक्स आते हैं तो ये ज़्यादा पेज रैंक को बढ़ाने में काम आएगा. आउटबाउंड लिंक्स, यानी पेज रैंक ऑफ द पेज इज ऑल्सो अफेक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ आउटबाउंड लिंक्स. पेज विद टू मेनी आउटबाउंड लिंक्स डाइल्यूट देयर पेज रैंक, वाइल पेज विद फ्यू आउटबाउंड लिंक्स रिटेन मोर ऑफ देयर वोटिंग पावर. ठीक है. तो स्पैमिंग भी नहीं करनी है कि आउटबाउंड लिंक बहुत सारे हो. इंपॉर्टेंस ऑफ अथॉरिटी पेज भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी पेज विद हाई पेज रैंक देमसेल्फ कैरी मोर वेट देन लिंकिंग टू अदर पेज. तो जो खुद की ही ज़्यादा पेज रैंक है, तो गेटिंग अ लिंक फ्रॉम हाई अथॉरिटी पेज कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट अ पेज ऑन पेज रैंक. यानी विकीपीडिया ने तुम्हारा कोई सोर्स लिया तो तुम्हारी अथॉरिटी बढ़ रही है. कंटिन्यूस अपडेट एज अ वेब इवॉल्व्स अ न्यू पेजेस आर एडेड टू द एग्जिस्टिंग पेज. तो पेज रैंक एल्गोरिथम कंटिन्यूसली अपडेट द पेज रैंक स्कोर टू रिफ्लेक्ट द चेंजिंग लिंक.
तो हम पेज रैंक एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं सर्च इंजन में कि हम रिलेवेंट और वैल्यूएबल सर्च रिजल्ट्स दिखा पाएँ। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था हमारा कि हाउ फ्यूजन ऑफ सोशल इंटेलिजेंस इज मर्जिंग विद बिजनेस इंटेलिजेंस। ये 6.5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो फ्यूजन ऑफ सोशल इंटेलिजेंस विद बिजनेस इंटेलिजेंस रिफर टू द इंटीग्रेशन ऑफ डेटा एंड इनसाइट्स फ्रॉम सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म से डेटा इंसाइट्स लेके बिजनेस डिसीजन लेने का। तो इट इन्वॉल्व कंबाइनिंग द इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फ्रॉम सोशल मीडिया इंटरेक्शन, यूज़र के बिहेवियर को सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बिजनेस करना। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कस्टमर कॉम्पिटिटर्स की समझना कि लोग कमेंट करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, ये अवेलेबल कम है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो फ्यूजन कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया लिसनिंग एंड मॉनिटरिंग, हम बिजनेस इंटेलिजेंस टूल यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया चैनल्स को। ठीक है, हम ब्रांड मेंशन को मॉनिटर करें, कस्टमर फीडबैक देखें, प्रोडक्ट रिव्यू देखें, इन चीज़ों को। सेंटिमेंटल एनालिसिस, NLP टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया में कि कस्टमर का ब्रांड के लिए क्या सेंटीमेंट है। देखो, प्रोफाइलिंग, ये मैं बता रहा था, प्रोफाइलिंग डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आ गया सोशल इंटेलिजेंस प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू कस्टमर डेमोग्राफिक, कस्टमर का कहाँ रहता है, क्या करता है, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, बिहेवियर पैटर्न, इन सब चीज़ों का ध्यान सोशल मीडिया बता देता है। दिस इन्फॉर्मेशन इज कंबाइंड विद ट्रेडिशनल कस्टम डेटा, ये इन्फॉर्मेशन ट्रेडिशनल कस्टम डेटा से कंबाइन करेंगे और बढ़िया कस्टमर प्रोफाइल्स बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोफाइलिंग, कस्टमर की बढ़िया प्रोफाइल करना जिससे कि हम पर्सनलाइज चीज़ें बेच पाएँ। कॉम्पिटिटर का एनालिसिस हो जाएगा सोशल मीडिया में। तो सोशल मीडिया डेटा इज यूज टू मॉनिटर कॉम्पिटिटर की एक्टिविटीज़, क्या कैंपेन्स चला रहे हैं, जिससे कि हमारा कॉम्पिटिटिव एज लेने में हेल्प होगी मार्केट में। स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाएगी, कॉम्पिटिटर ये काम नहीं कर रहा है तो ये हम कर लेते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, सोशल मीडिया रिच सोर्स है, क्या ट्रेंड चल रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रख के भी हम रिलेवेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगा। फिर आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मामाअर्थ के लोग करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग कैसे, भले ही कैसा भी प्रोडक्ट हो मगर कर लेते हैं। सोशल इंटेलिजेंस हेल्प बिजनेस आइडेंटिफाई इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स, जो कि काफ़ी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग रखते हैं, वो उनके टारगेट ऑडियंस को इम्पैक्ट करें, तो उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं और एंगेजमेंट लेने की कोशिश करते हैं। सोशल कस्टमर सपोर्ट, बिजनेस कैन यूज सोशल इंटेलिजेंस टू ऑफर प्रोएक्टिव कस्टमर सपोर्ट ले सकते हैं। डेटा इंटीग्रेशन, सोशल इंटेलिजेंस जो होता है, डेटा जो बिजनेस इंटेलिजेंस है उसको डेटा वेयर हाउस, एनालिटिकल परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों का भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूजन जो है बहुत कुछ हेल्प करता है और इवन यूज़ कर रही हैं कंपनियाँ। ठीक है, सोशल मीडिया को सोशल इंटेलिजेंस को मर्ज कर रहा है बिजनेस इंटेलिजेंस से। अगला क्वेश्चन आता है एचबीएस और बिग टेबल में क्या अंतर है। 6 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। तो एचबीएस बिग टेबल और बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड नो एसक्यूएल डेटाबेस। पहली बात तो दोनों ही नो एसक्यूएल डेटाबेस ने डिज़ाइन टू हैंडल लार्ज स्केल डेटा, ज़्यादा स्केल का डेटा हैंडल करते हैं, मगर कुछ डिफरेंसेस हैं जैसे प्लेटफॉर्म और वेंडर का। एचबीएस एक ओपन सोर्स अपाचे प्रोजेक्ट है, इज़ अ पार्ट ऑफ हेडूप इकोसिस्टम। एचबीएस जो है हेडूप का पार्ट है, ओपन सोर्स अपाचे प्रोडक्ट है। इट इज़ डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। वाइल बिग टेबल क्या है, एक प्रोपैरिटी डेटाबेस है, डेवलप्ड एंड मैनेज बाय गूगल के थ्रू डेवलप होता है, एंड इट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ गूगल क्लाउड बिग टेबल। किसी ने गूगल क्लाउड यूज़ करा है तो बिग टेबल समझ में आता होगा, विच इज़ फुली मैनेजेबल एंड स्केलेबल नो एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर, जो कि गूगल क्लाउड प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म और वेंडर की बात होगी। डेटा मॉडल की बात करें तो एचबीएस इज़ बेस्ड ऑन बिग टेबल डेटा मॉडल, जहाँ पे विच इज़ पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन मल्टी डायमेंशनल सॉर्टेड मैप, और ये स्टोर करता है रोज़ और कॉलम्स में, डायनेमिक कॉलम एडिशन अलाउ करता है, और स्कीमा फ्लेक्सिबल है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि तुम्हारे अगर पेपर में आता है एचबीएस के बारे में बताओ तो तुम्हें एचबीएस के पॉइंट्स मिल जाएंगे, बिग टेबल के बारे में पॉइंट्स मिल जाएंगे, दोनों का पूछेगा तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ जाएगा। बिग टेबल ऑल्सो यूज़ द बिग टेबल डेटा मॉडल एंड इट एसेंशियली द सेम इन टर्म्स ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन। अवेलेबिलिटी एंड डिप्लॉयमेंट देखें तो एचबीएस इज अवेलेबल फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड कैन बी डिप्लॉयड ऑन हेडूप कंपैटिबल क्लस्टर। तो जो भी हेडूप कंपैटिबल क्लस्टर्स हैं उनमें डिप्लॉय हो सकता है। बिग टेबल एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, फुली मैनेजेबल बाय गूगल एंड रिक्वायर्ड नो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, तो गूगल ही मैनेज कर रहा है पूरा। परफॉर्मेंस देखें तो एचबीएस इज नोन फॉर स्केलेबिलिटी, स्केलेबल है, हैंडल मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा एंड डिज़ाइन टू फॉर हाई रीड एंड राइट थ्रूपुट, मेकिंग इट सूटेबल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन। ठीक है, एचबीएस की खास बात हो गई। बिग टेबल इज़ हाईली स्केलेबल, ये भी ऑप्टिमाइज है, और हैंडल लार्ज डेटा एनालिटिकल वर्कलोड, ये भी एनालिटिकल वर्कलोड लार्ज डेटा को हैंडल करता है। अगला पार्ट है इसका अगला पार्ट है हाउ हाउ द वेब इंटेलिजेंस इज क्रिएटेड। 6.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाते हैं कि क्या लिखें इसमें, तो तुम पॉइंट्स लिखना, एडवांटेजेस लिखना, मेरिट्स डिमेरिट्स, यूज़ केस, एग्जांपल्स, इन चीज़ों को से आप एग्जांपल को फ्रेम कर सकते हो, क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो। हाउ द वेब इंटेलिजेंस इज क्रिएटेड। तो वेब इंटेलिजेंस इज क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेब माइनिंग। ठीक है, वेब माइनिंग के थ्रू काम होता है, विच इन्वॉल्व्स डिस्कवरिंग, एक्सट्रैक्टिंग, एनालाइजिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड पैटर्न्स फ्रॉम द वेब। तो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पैटर्न्स का यूज़ करना। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेब इंटेलिजेंस इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स। पहले डेटा को कलेक्ट करना, तो वेब डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बात हो चुकी है। सोशल मीडिया, फोरम, ब्लॉग, ऑनलाइन रिपोजिटरी, इन सबसे हम यूज़ करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं।
ठीक है, कोई क्रॉलर लगा लो, एपीआई लगा लो, डेटा स्क्रैपिंग टूल ले लो। डेटा फिर होता है प्री प्रोसेस, कलेक्शन के बाद प्री प्रोसेस। रॉ वेब डेटा इज़ ऑफन नॉइजी, है ना, तो उसको क्लीन करते हैं, डुप्लीकेट रिमूव करते हैं, हैंडल मिसिंग डेटा। एमएल में काफ़ी देख चुके हैं। स्टोर करना है उसको, फिर डेटा रिपोजिटरी में स्टोर करना है, वेयर हाउस में स्टोर करना है। इंटीग्रेट करना है कस्टमर डेटा, सेल्स डेटा, इन चीज़ों को, रिलेवेंट डेटा सोर्स को इंटीग्रेट करना है। फिर एनालाइज करना है, उनसे इंसाइट्सफुल पैटर्न निकालने हैं, ट्रेंड इंसाइट्स निकालनी है। फिर है विजुअलाइजेशन, रिपोर्टिंग, चार्ट्स, ग्राफ, डैशबोर्ड बनाने। फिर मॉनिटर करना कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है वेब इंटेलिजेंस, कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग चाहिए इसमें। तो वेब इंटेलिजेंस एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब चीज़ों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है ये एक्चुअल क्वेश्चन पेपर का, कि एक नीट डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेन करना है न्यूरल नेटवर्क को। और तो ये बोनस क्वेश्चन हो जाएगा। मशीन लर्निंग से चीज़ें जो आ जाती हैं, हमारा शायद यूनिट 4 जो है वो इसी से डील करता है। तो न्यूरल नेटवर्क आर टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल फॉर ह्यूमन ब्रेन न्यूरल स्ट्रक्चर। तो आर्टिफिशियल मॉडल है जो आइडिया कहाँ से लिया गया है, ह्यूमन ब्रेन न्यूरल स्ट्रक्चर से। दे कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स, यानी उनको आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बोलेंगे। एक लेयर में फॉर्म होती हैं, 3 मेन लेयर है। इनपुट लेयर जो कि रिसीव करती है इनपुट एंड पास इट टू द नेक्स्ट लेयर फॉर प्रोसेसिंग। हिडन लेयर्स होती हैं, बीच की इंटरमीडिएट लेयर होती है इनपुट और आउटपुट के बीच में। हर नोड एक हिडन लेयर होती है, परफॉर्म करती है कंप्यूटेशन। ठीक है, वेटेड कनेक्शंस होते हैं और एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, ये सब हिडन लेयर के अंदर होता है। आउटपुट जो है फाइनल रिजल्ट प्रिडिक्टेड बेस्ड ऑन कंप्यूटेशन परफॉर्म, वो प्रोवाइड करेगी फाइनल रिजल्ट। एक डायग्राम के थ्रू देख लो, ये डायग्राम है कि इज अ डायग्राम सिंपल फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पे वेरिएबल 1 2 3 4 है, हिडन लेयर आ रही है, फिर आउटपुट लेयर से काम हो जा रहा है। एग्जाम्पल है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का विद 1 हिडन लेयर और 3 न्यूरॉन्स। 3 न्यूरॉन्स है, 1 हिडन लेयर है। तो इस डायग्राम में हर नोड, अच्छा देखो अच्छी बात यह है कि डायग्राम को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ईच नोड इन द इनपुट लेयर इज कनेक्टेड टू ईच नोड इन द फर्स्ट हिडन लेयर। तो हर नोड फर्स्ट हिडन लेयर से कनेक्टेड है, हर नोड इन द हिडन लेयर इज कनेक्टेड टू ईच नोड इन द सबसीक्वेंट लेयर, जब तक कि आउटपुट ना आ जाए। और द कनेक्शन है एसोसिएटेड वेट्स, उनके कुछ वेट्स हैं हर एक कनेक्शन के, यानी उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं कंप्यूटेशन में कितनी है। और हिडन लेयर यूज़ करता है एक्टिवेशन फंक्शंस को, जो कि नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करवाता है, जिससे कि नेटवर्क में लर्न करने की, पैटर्न रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी बढ़े। द आउटपुट लेयर प्रोड्यूस फाइनल प्रेडिक्शन। तो ये हमारा 7th का बी पार्ट था। 8 ही क्वेश्चन है इस पेपर में। बी पार्ट कह रहा है कि हाउ डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय डीप लर्निंग और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग से आप क्या समझते हैं, 6.5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये दोनों रिलेट तो करते हैं मगर अंतर है इनमें। न्यूरल नेटवर्क इज़ अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल इंस्पायर्ड बाय स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ये बात हो चुकी है कि एमएल मॉडल है, ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। सिंगल हिडन लेयर होती है एंड यूज फॉर सिंपल टास्क जैसे कि लीनियर रिग्रेशन और बाइनरी क्लासिफिकेशन के काम आता है। न्यूरल नेटवर्क आर शैलो एंड मे नॉट बी एबल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। कभी कभी शैलो होते हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं जा पाते हैं, तो हिडन जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उनको सही से हैंडल नहीं कर पाते। वहीं डीप लर्निंग एक सब्सिक्वेंट ऑफ मशीन लर्निंग है जो डीप न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करते हैं, जिसकी मल्टीपल हिडन लेयर होती है। ठीक है, तो मल्टीपल हिडन लेयर है, यानी डीप लर्निंग मॉडल आर डिजाइन टू लर्न हायरार्किकल पैटर्न्स एंड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डेटा। पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क कर पाते हैं, जैसे इमेज को रिकॉग्नाइज करना, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज, गेम्स खेलना। ठीक है, और डीप लर्निंग रिक्वायर मोर डेटा एंड कंप्यूटेशन पावर देन ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क। तो डीप लर्निंग एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्क है विद मल्टीपल हिडन लेयर्स। कितनी अच्छी लाइन है ये। ठीक है, इसी से समझ में आता है कि डीप लर्निंग मल्टीपल हिडन लेयर रखती है और स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्क है, कैपेबल ऑफ लर्निंग इंटीग्रेटेड पैटर्न एंड फ्रॉम वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, मेकिंग देम पावरफुल टूल फॉर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे फाइनल पेपर का, जो यहाँ पे भी 10th है, यानी ये ब्लॉक का भी आखिरी क्वेश्चन है। इसके 2 पार्ट हैं डेफिनेटली। 6 नंबर का पहला सवाल कि इनलिस्ट फ्यू फीचर्स सबसेट सिलेक्शन एल्गोरिथम एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम इन ब्रीफ। यानी एक बात तो समझ में आती है कि फीचर सबसेट सिलेक्शन एल्गोरिथम जो होती हैं बहुत सारी होती होंगी, उनमें से किसी एक को समझाना है। तो पहले तो पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो फीचर सबसेट सिलेक्शन एल्गोरिथम, पहली हमारी सीक्वेंशियल फॉरवर्ड सिलेक्शन एसएफएस। ठीक है, एसबीएस, आरएफई, ये सब होती हैं सीक्वेंशियल फॉरवर्ड सिलेक्शन। स्टार्ट विद एन एम्प्टी सेट ऑफ फीचर्स। ठीक है, पहले एम्प्टी सेट ऑफ फीचर्स हैं, आइटरेटिवली ऐड ऑन फीचर्स एट द टाइम बेस्ड ऑन सेलेक्टेड क्राइटेरिया सच एज क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी और क्रॉस वैलिडेशन एरर। तो स्टार्ट करते हैं एम्प्टी फीचर से, उसके बाद ऐड ऑन करते रहते हैं, ऐड वन फीचर एट अ टाइम, एक एक करके फीचर्स ऐड हो रहे हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पे, जैसे कि क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी और क्रॉस वैलिडेशन में। सीक्वेंशियल बैकवर्ड सिलेक्शन एसबीएस, स्टार्ट विद फुल सेट ऑफ फीचर्स, पहले सारे ही फीचर्स को लगा देंगे और आइटरेटिवली रिमूव करेंगे एक एक करके फीचर को टाइम बेस्ड ऑन सिलेक्शन क्राइटेरिया। फिर आता है रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन। ये क्या होता है, यूटिलाइज करेगा मॉडल वेट और इंपॉर्टेंस। ठीक है, जो इंपॉर्टेंस स्कोर है, वेट इंपॉर्टेंस स्कोर एक ही बात है, टू एलिमिनेट द लीस्ट सिग्निफिकेंट फीचर इन ईच आइटरेशन। तो जो सबसे कम सिग्निफिकेंस रखता है उसको हटाते रहेंगे। फिर आता है जेनेटिक एल्गोरिथम, जीए, एम्प्लॉयज कॉन्सेप्ट फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे टू क्रिएट इवॉल्व फीचर सबसेट बेस्ड ऑन फिटनेस फंक्शन, इसके बेसिस पे काम होता है। किसी एक को समझाना है तो हम सीक्वेंशियल फॉरवर्ड सिलेक्शन समझा देते हैं। तो एसएफएस एक ग्रीडी एल्गोरिथम है जो स्टार्ट होती है एम्प्टी से, ऐड ऑन करती है हर फीचर हर बार में एक एक फीचर ऐड करती रहती है। इट रिपीटेडली सेलेक्ट द बेस्ट फीचर दैट इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल।
ये मॉडल की परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है बेस्ड ऑन चूज एन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, जैसे कि एक्यूरेसी F1 स्कोर, इन इसके बेसिस पे हमारा परफॉर्म बेटर करता रहता है। द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल अ प्री डिफाइंड नंबर फीचर या डिजायर परफॉर्मेंस लेवल अचीव ना हो जाए। तो कुछ स्टेप्स हैं, पहला इनिशियलाइज़ करेंगे एक एम्प्टी सेट टू स्टोर द सेलेक्टेड फीचर, इनिशियलाइज़ करा, फिर हर फीचर इवैल्यूएट होगा विद मॉडल यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन एंड चूज़ द वन विद हाईएस्ट परफॉर्मेंस, तो जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है उसको चूज़ करा जाएगा। ऐड द सेलेक्टेड फीचर टू द फीचर सेट, उसको ऐड करेंगे उस फीचर को, और रिमेनिंग फीचर को आइटरेट करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को, ठीक है, विद द सेलेक्टेड फीचर जो प्रीवियसली सेलेक्ट किया था, उसमें से बेस्ट चूज़ करेंगे। फिर न्यूली सेलेक्टेड, फिफ्थ में क्या करेंगे, न्यूली सेलेक्टेड फीचर ऐड करेंगे। तो ऐसे करके 4-5 रिपीट करते जाएंगे जब तक डिज़ायर्ड नंबर ऑफ फीचर्स या परफॉर्मेंस लेवल अचीव ना हो जाए, ठीक है। एसएफएस इज एल्गोरिथम एफिशिएंटली एक्सप्लोर्स द फीचर स्पेस एंड सेलेक्ट द मोस्ट रेलेवेंट फीचर। तो वो ये ग्रीडी टेक्निक है, मोस्ट रेलेवेंट फीचर लीडिंग टू इम्प्रूव मॉडल की परफॉर्मेंस बढ़िया करता है और कॉम्पिटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करता है। अच्छा, 10th का बी पार्ट है कि 10th यानी हमारे 8th का बी पार्ट, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में अंतर, सूटेबल एग्जांपल। ये हमारे 2018 में भी आ चुका है, 2017 में भी आ चुका है। तो ये तो मशीन लर्निंग में पढ़ रखा है, तो बाएं हाथ का खेल है हमारा। ये एक तरह से वही सवाल है कि क्लासिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। क्लासिफिकेशन एक सुपरवाइज लर्निंग है जिसमें हम प्री डिफाइंड कैटेगराइज करते हैं डेटा को इनटू प्री डिफाइंड लेबल और क्लास। उसके बाद इट डील्स विद डिस्क्रीट आउटपुट, मीनिंग द प्रेडिक्टेड आउटपुट बिलोंग टू स्पेसिफिक कैटेगरी और क्लास। तो अलग अलग आउटपुट से डील करते हैं। प्रेडिक्टेड आउटपुट जो होता है वो एक क्लास को बिलोंग करता है। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, एक क्लास को पहले से डिफाइंड है, ठीक है, कि वो सही है गलत है, कलर ऑरेंज है रेड है ब्लू है, तो ये चीज़ें पहले से डिफाइंड होती हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडल इज इवैल्यूएटेड यूजिंग एक्यूरेसी, ये प्रिसीजन एक्यूरेसी F1 स्कोर, इन सब का यूज़ करके हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। स्पैम ईमेल, इमेज क्लासिफिकेशन, सेंटिमेंटल एनालिसिस, ये सब चीज़ें क्लासिफिकेशन का पार्ट है। कि सेंटिमेंट जो होते हैं वो हैप्पी, सैड, न्यूट्रल, ये 3-4 हो गए हैं ना। रिग्रेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, रिग्रेशन भी एक सुपरवाइज। अच्छा, 2018 के पेपर में क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन के बीच में अंतर आया था। 2017 में क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन आया, तो रिग्रेशन भी एक सुपरवाइज लर्निंग ही है, मगर वो कॉन्टिन्यूस आउटपुट से डील करती है। कोई वैल्यू आती है, कोई ऐसा नहीं कि क्लास होगी, उसकी वैल्यू आएगी, जैसे 17.7 या 6.8 ऐसे करके कुछ आएगा। तो इट एम्स टू प्रेडिक्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड ऑन इनपुट फीचर रेदर देन असाइनिंग डेटा कैटेगरीज। तो क्लासिफिकेशन में कैटेगरीज बनती थी ना, ये सस्ता है, ये महंगा है, ये वो है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट उसका दाम लिखा हुआ आएगा। द परफॉर्मेंस ऑफ द रिग्रेशन मॉडल इवैल्यूएटेड यूजिंग मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, इन चीज़ों का यूज़ करके परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। एग्जांपल है हाउस प्राइस का, घर कितने का आ सकता है ना, एरिया, नंबर ऑफ रूम्स, इन सब के बेसिस पे। ये था हमारा क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में अंतर, और साथ ही साथ 2017 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट। ये आखिरी वाला 6.5 का था, इससे पहले 6 का था, 8 क्वेश्चन थे, और होप तुम कर कुछ ना कुछ लिख पाओगे आंसर में।